विज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में विज्ञान के वायरल प्रश्न पे बात करने वाले हैं जो कि न्यू पैटर्न पे आधारित है। यहाँ पे भी आपको पूरे के पूरे 80 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र को समझाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले कोने में आपको विषय कोड मिलेगा जो कि आपको भरने के लिए आएगा, आपको OMR शीट में भरना होगा। उसके बाद से जो भी आपका सेट होगा, जैसे कि यहाँ सेट ए है, आपके पास कोई भी सेट पहुंच सकता है, ABCD जिस प्रकार से सेट आएगा उस प्रकार से सेट आपको मिलेगा। और उसमें आपको क्या करना है, जो सेट आपको मिला है वही सेट आपको OMR शीट में भरना है। ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, क्योंकि अगर भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो समझ जाए कि आपका पूरा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। ये बात पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और यहाँ पे जो आपको मिलेगा यह प्रश्न पत्र क्रमांक मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है। और ये बात करते हैं कि जो आपका वायरल, जो आपका टॉप प्रश्न है 80 प्रश्न, वह प्रश्न क्या कह रहा है। आप सभी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। और हाँ, ये सभी प्रश्न हम आपको पहले बता चुके हैं, तो ध्यान से प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको पता है तो जवाब दीजिए फटाफट से। प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपको पता है कि डायप्टर होता है, यानी कि डायप्टर। ऑप्शन ए नंबर जो दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है, आपको पता है तो फटाफट बताइए, नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न काफी शानदार गजब मजेदार प्रश्न है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों की निलंबन को क्या कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों की निलंबन को जो है वह कोलाइडी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल ई नंबर सही हो जाएगा। आपको फटाफट जाना है, एकदम फटाफट से टिक कर दे रहे, एकदम सोच समझ करके देखिए, काफी जबरदस्त है। तो लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न, मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है बाबू। मानव शरीर का प्रतिरोध 50 से 100 ओम के बीच होता है, 100 ओम से 150 ओम के बीच होता है, या 150 से 200 ओम के बीच होता है, या 200 से 300 ओम के बीच होता है। तो देखिए मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह 50 से 100 ओम के बीच होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले देखिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है और ये आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। और देखिए ये प्रश्न जो आप देख करके आप सोच में पड़ जाते हैं कि सर ऐसा प्रश्न तो हमसे बनेगा नहीं, क्योंकि ये गणित के जैसा, गणित से बड़ा ही डर लगता है और एकदम ईजी है। देखो कैसे, आप सभी को पता है, आपको बताया है कि ओम के नियम में V बराबर IR होता है, ठीक है। तो V बराबर जब IR होता है तो R बराबर आपको बताए थे कि V बटे I होता है, यही ना बताए थे। तो V का मान यहाँ पे दिया है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट बटे I का मान क्या है 2, तो 220 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 100। तो सारी गजब का क्या बात है, ऐसे ही बनता है प्रश्न और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। हो गया ना। देखो कुछ नहीं करना है, जो 220 दिया गया ना उसमें 2 से भाग दे दो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। काफी आसान है। चलो अगला प्रश्न देखो। फटाफट नंबर प्रश्न कह रहा है कि R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे देखिए ओम के पहले R होगा, यानी कि R ओम होगा, ठीक है। यहाँ पे R छूट गया है, आप इसे लिख लीजिएगा। कह रहे कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या होता है जी, तो NR होता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है आपका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओम के नियम निहित होते हैं। जो ओम का नियम होता है वो किसमें निहित होता है। अरे अब भी आपको ना बताएं कि V बराबर IR होता है। तो देखो कि V बराबर IR कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि V बराबर IR होता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। बहु प्रबलता, ये प्रबलता क्या होती है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है यार। तो देखिए विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है ना, वो प्रबलता का SI जो मात्रक होता है, याद करके दिमाग में बैठा लो कि एम्पियर ही होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न की युक्ति को कहते हैं हम लोग जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। जनरेटर से आप क्या करते हैं, बिजली को उत्पन्न कर लेते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो दिमाग में इस तरह से बैठा लीजिए एकदम बढ़िया से। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच
बीच के कोण को क्या कहते हैं बाबू, आपको कई बार बताए हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपको क्या चीज, परावर्तन कोण कहते हैं बाबू, परावर्तन कोण होगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें का बी नंबर होगा बाबू, बी नंबर होगा। निर्गत कोण कई जगह दिया रहता है लेकिन परावर्तन कोण इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। अरे कितनी आसान क्वेश्चन यार, ध्यान से समझो। यहाँ पे कह रहा है कि 1 मीटर फोकस यानी कि फोकस यानी कि एफ का वैल्यू दिया गया है 1 मीटर। 1 मीटर कहने का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर दिए गए ना। हाँ, तो आप सभी जानते हैं कि P बराबर होता है 100/F होता है, ठीक है। तो यहाँ पे F का वैल्यू कितना दिया गया, तो 100 ही दिया गया है। तो P बराबर क्या हो जाएगा 100/100, तो कटा देंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिए हम लोग, तो 100/100 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 डायप्टर कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। और यहाँ पे उत्तल लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस कभी भी धनात्मक होता है, तो धनात्मक वाला आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ऋणात्मक नहीं होता है, अगर यहाँ पे अवतल रहता तब ऋणात्मक होगा, ये बात ध्यान में रख लेना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है स्पष्ट दृष्टि की। अरे ये तो एकदम मतलब लॉलीपॉप प्रश्न है, काफी आसान क्वेश्चन है कि 25 सेंटीमीटर होती है, तो फटाफट से मार दो, ये तो काफी एकदम इजी क्वेश्चन है यार। अब का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अरे काफी इजी क्वेश्चन, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। किस दोष के लिए किया जाता है बाबू, अवतल लेंस का, बिल्कुल। तो अवतल लेंस का जो उपयोग किया जाता है वह निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और उत्तल का किसके लिए किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। एकदम दिमाग में एकदम बैठा लो, आएगा तो फटाफट से आपको टिक कर देना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। अब यहाँ पे दूर दृष्टि कह दिया तो वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी कि अब आपकी क्या हो गया, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखो इस तरह से घुमा घुमा के पूछेगा, तो घुमा घुमा के पूछेगा तो तुम भी घुमा घुमा के आंसर देना, एकदम कह देना कि अरे हम तो पढ़ते हैं डीएलएस एजुकेशन चैनल से, तुम क्या हमको घुमाएगा, हम तुमको घुमा देंगे, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। अरे तो लघु पतन कब होता है, जब उसका धारा का मान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है मतलब क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या पे दिया गया, ऑप्शन एकदम सी नंबर में दिया, एकदम धड़ाधड़ जाना, एकदम टिक कर देना, सोचना नहीं है बाबू। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोबर गैस एक प्रकार की कौन सी गैस है। गोबर गैस क्या यह प्राकृतिक गैस है, बायो गैस है, लकड़ी है या फिर चूल्हा है। गोबर गैस, तो गोबर जो गैस है वो एक प्रकार की क्या है, फटाफट बताओ बताओ फटाफट, पता है तो बिल्कुल आपको पता है कि एक प्रकार की बायो गैस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल, आप 5 मॉडल सेट लगातार देख लीजिए, आपको पढ़ा रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, अगर उससे बाहर आ गया ना तो फिर कहना, एकदम जाओगे एकदम फटाफट से करके आओगे आंसर, है ना, एकदम खुश होके चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट होगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे से वीडियो नहीं मिलेगा। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है बाबू, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वह कर्नाटक हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से विलय प्राप्त होता है, विलय प्राप्त होता है, दोनों प्राप्त होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से जो आपको प्राप्त होता है ना वो अविलय प्राप्त होता है, तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तो आपको बताया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आप याद कर लीजिएगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ेंगे। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ पे दिया गया है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कई जगह आपको पढ़ने को मिलता है, तो वो भी आपको आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा अयस्क परिसीकरण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं आप लोग। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिसीकरण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विकी कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं, धातुशाला कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे याद कर लो, और याद है तो फटाफट हमें बता दो और वहाँ पे सही से बता देना। बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा धातुकर्म, तो याद कर लेना धातुकर्म होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। बिल्कुल यार ऊष्माक्षेपी कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो आपको कई बार बताया है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है बाबू, तो बिल्कुल आपका प्राप्त होता है NO2 और O2। तो NO2 और O2 आपका ऑप्शन डी में है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सही है। अरे यार इसमें से कौन सही है, तो Na2
CO3 इंटू 10H2O जो है वही आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। यहाँ पे जो 2 है ना, ये 2 की जगह कामा लग गया है, यहाँ पे 2 होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। इसमें से विजातीय कौन है बाबू, मतलब हट के कौन है। तो यहाँ पे देखिए चूना पत्थर खगड़िया संगमरमर, ये तो तीनों एक ही है। और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। आपका बिल्कुल ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। बिल्कुल, तो क्षारक विलयन का मान जो होता है बस 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कहाँ पे दिया गया, 13 में दिया गया है। तो 13 यानी कि ऑप्शन डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाह, क्या आसान क्वेश्चन है। और आपको देखिए बता देते हैं, अगर ये आपको याद हो गया ना पूरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है, तो समझिए कि एक परिभाषा भी याद हो गया, क्योंकि एक परिभाषा आपसे पूछा जाता है। इसे हम लोग क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया आपको ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है। और क्लोरो क्षार की परिभाषा ही होती है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्लोरो क्षार का अभिक्रिया का आप क्या याद कर लो, परिभाषा याद कर लो। फटाफट करो, फटाफट करो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है क्लोरो क्षार अभिक्रिया। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु, यहाँ पे धातु नहीं पूछा है, तो धातु में आपका ब्रोमीन होगा और धातु में आपका पारा होता है। तो अधातु में ब्रोमीन एकदम दिमाग में फिट कर लो, आएगा तो एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम एकदम टिक करके आना ही आना है ना। तो क्या होगा, ब्रोमीन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को तो सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। हम चाकू से किसे काट सकते हो, अरे काफी है, चाकू से काटा जा सकता है किस, लिथियम को काटा जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए काफी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन आपको एकदम दिमाग में बैठा ही लेना है ना, कि किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को काटा जा सकता है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच आबंध मौजूद होते हैं जिनमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, या दोनों सिग्मा आबंध होते हैं, या दोनों पाई आबंध होते हैं, या फिर दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध होते हैं। कौन से आबंध होते हैं बाबू, तो बिल्कुल इसका जो सही आपका उत्तर हो जाएगा ना, चुपके से जान लो कि एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। इथेन में कितना होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, या फिर 7 होता है। तो इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, आपको पता है, फटाफट बताओ। 7 होते हैं, तो 7 याद करके एकदम दिमाग में बैठा लो। अगला देखो, ये तो एकदम मतलब कि लाजवाब प्रश्न है कि CnH2n+2 का सामान्य सूत्र क्या होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती दे दिया है, यहाँ पे CnH2n होता है जी, है ना, +2 है ना, थोड़ी सी यहाँ पे टाइप में गड़बड़ कर दिया है, CHN लिख दिया है, यहाँ पे CnH2n होता है, +2 किसका होता है, एल्कीन का होता है। तो एल्कीन कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। CnH2n+2 होता है, ठीक है, यहाँ पे CH लिखा गया है, इसको हटा लीजिएगा, है ना। चलिए बिल्कुल, अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। अम्लीय होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं, अक्रियशील होते हैं, या फिर मिश्र धातु होते हैं। कौन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। तो देखो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वह क्षारीय होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन के अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। भारत सरकार जो है वह बाघ संरक्षण योजना जो है वह कब प्रारंभ की थी, फटाफट बताओ। बिल्कुल, तो वह 1970 में की थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए आप लोग। बिल्कुल, आपको एटीपी को कहा जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किससे निकलती है, मुकुलन से, विखंडन से, अवखंडन से, या फिर बीजाणु जनन से। तो आपको पता है कि किससे निकलती है, बिल्कुल,
तो 38 का आपका जवाब जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा कि मुकुलन में किससे निकलती है बाबू, मुकुलन में आपको निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क किससे संबंधित है, किरणें किससे संबंधित है, अरे तो वो आपको छानने का कार्य करती है अपशिष्ट पदार्थों को, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगी सी नंबर, यानी कि उत्सर्जन का, किससे उत्सर्जन से वो संबंधित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन है, स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर सभी, तो देखो इसके लिए सभी आवश्यक न है, तो सभी आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से और ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन जो बाहर निकल जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किससे निकलता है, तो जल से बाहर निकलता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला देखो नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बाबू, तो बिल्कुल सिनेटिक दरार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है, पुंकेसर होता है या अंडक होता है या फिर वर्तिकाग्र होता है या वर्तिका होते हैं, तो बिल्कुल आपको पता है कि फूलों में जो नर प्रजनन अंग होते हैं वह पुंकेसर होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न कह रहा है कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है बाबू, अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमीनिया में या फिर इनमें से कोई नहीं, द्विखंडन, तो द्विखंडन आपको पता है कि अमीबा में होता है, तो यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, अरे मेंडल जी को कहा जाता है, तो मेंडल जी को एकदम याद रखो, दिमाग में बैठा लो। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे बाबू, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो 47 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो आपको हो जाएगा जंगली जानवर, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्या कह रहा है, उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाने चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ होता है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला क्या होता है, पदार्थ होता है, तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो सूखे घास और पत्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूखे घास और पत्ती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन जो है ना आपका इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए कहते हैं इसको बढ़िया से पढ़ना बाबू। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त पंक्तियां होती है, कितने आवर्त यानी कि 36 पंक्तियां होती हैं, अतः आवर्त की संख्या 7 होती है, कई बार बताएं आपको, एकदम दिमाग में बैठा लो, समय कम है और लगातार सभी मॉडल पेपर जितने भी इस पे वीडियो अपलोड है फटाफट देखो, काफ़ी कमाल का है ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लाइक नहीं कर तो यार कंजूसी नहीं यार, इतना मेहनत किया जा रहा है, लाइक तो बनता है यार, इस पे एक को कर दो लाइक फटाफट से, नहीं किया हो तो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो, है ना। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु या फिर नॉन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है बाबू, तो जाइगोट बनता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये याद करके रखना। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना, ये तो आपको लगता है कि नया पढ़े हैं ना, फटाफट बताइए कि बिल्कुल क्या उत्तर है, अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, जीन प्ररूप या जीनो टाइप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं, तृतीय उपभोक्ता बिल्कुल तो सर्प होते हैं ना, यानी कि सांप होते हैं, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए काफी इंपोर्टेंट है कि रक्त एवं आयरन की कमी रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है बाबू, टीबी होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया होता है या फिर उच्च रक्तचाप होता है, तो बिल्कुल तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। और हाँ, अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं ना, तो डाउनलोड कर लो, फटाफट प्ले स्टोर पर जाओ और DLS एजुकेशन लिखो, ठीक है,
डीएलएस एजुकेशन लिखो या फिर मेरा नाम लिख सकते हो आप, है ना। क्या लिखोगे? मंटू सर लिखोगे, है ना। मंटू सर जैसे ही सर्च करोगे आपको हमारा ऐप मिल जाएगी और उसे आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फटाफट से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पता है तो फटाफट से कमेंट करो यार, कमेंट आपके लिए बना हुआ रहता। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? वसा है या फिर एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? तो देखिए ऑक्सीजन एक प्रकार की हार्मोन होती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में जो डायलिसिस थैली है वो क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस जो थैली होती है वह नेफ्रॉन होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया है ना आपको, ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और हाँ, नेफ्रॉन का चित्र कैसे बनाया जाता है, नेफ्रॉन क्या होता है, इसके बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेफ्रॉन काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको दीर्घ उत्तरीय के लिए। अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या फिर विस्थापन? तो देखिए भोजन का ये पचना जो होता है वो उपचयन होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी शानदार, जबरदस्त और मस्त प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न से क्या बनता है, क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, बौनापन कहते हैं, मधुमेह कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होता है, क्योंकि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न से हम लोग तो जाइगोट का निर्माण करते हैं ना, यानी कि जाइगोट बनता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा, है ना। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही गलती है यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पौधा का उदाहरण जो है वो कौन है? यहाँ पे ऑप्शन है सरसों, गुड़हल, पपीता या फिर मटर। तो ये पपीता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पपीता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 61 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच गए, क्योंकि 80 प्रश्न है और 80 प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। एकदम एकदम सेम है, समझ जाओ, और यही सभी पूछा ही जाएगा यार, बस रट लो। 5 गो मॉडल सेट अगर आप पढ़ लेते हो समझ जाओगे, एकदम कंप्लीट तैयारी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है बाबू? तो बिल्कुल अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है, यानी कि अमीबा आपका ऑप्शन ई नंबर हो जाएगा। नंबर प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला, देखिए मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो होता है ना वह गंदा जल में होता है, और डेंगू जो होता है ना वह साफ जल में होता है। तो मलेरिया उत्पन्न कहाँ हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। ये बात आप याद करके रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन ही पूछ दिया कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? बिल्कुल अभी आपको बताया कि साफ जल में होता है, यानी कि साफ जल क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर याद कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि जो देखिए आपको हम अब बताएंगे बस वही एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अगला है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जो परत है वह कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो एस्ट्रोटोस्फियर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर में दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि एस्ट्रोटोस्फियर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरो एम्पियर किस देश से संबंधित थे? वैज्ञानिक आंद्रे मैरो एम्पियर जो थे वह किस देश से संबंधित थे? बिल्कुल, तो वह फ्रांस से संबंधित थे। किससे संबंधित थे जी? वह फ्रांस से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है ना। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? भारत, फिनलैंड, डेनमार्क या फिर अमेरिका? तो पवनों का जो देश कहा जाता है ना वह डेनमार्क को कहा जाता है, यानी कि डेनमार्क आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण, दिशा या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर में दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? निकेल एवं क्रोमियम, नाइट्रोजन एवं कार्बन, निकेल और कार्बन, नाइलॉन एवं क्रोमियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो निकल एवं क्रोमियम होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये काफी शानदार क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होते हैं वो कितना आवेश होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं ना वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया आपका ऑप्शन सी नंबर में आपको जो दिया गया है वह बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया गया है -19 कूलम, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका डी नंबर में हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन एक आपको प्लस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो माइनस दिया गया है यहाँ पे भी यहाँ पे ऑप्शन सेम हो गया है, एक आपका प्लस यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए। वैसे आपका ऑप्शन नंबर ए या डी कह सकते हैं दोनों, है ना।
हो जाएगा कि 1.6 इंटू 10 का पावर क्या होता है -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। जूल प्रति कूलम्ब जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं बाबू, तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या बात है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी की एम्पियर के बराबर होता है। जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी शानदार और गजब का मजेदार प्रश्न है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो बिल्कुल विभवांतर कैसी मात्रा वोल्ट होता है, आपको कई बार बताया हम, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया तो वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मानोमीटर कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं, अमीटर कहते हैं, या फिर वोल्ट मीटर कहते हैं। तो विभवांतर मारने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर कहते हैं, तो यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न देखिए, अगला 73 नंबर प्रश्न है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन, वोल्ट या फिर जूल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है आपका ऑप्शन बी और सी दोनों एक ही तरह का टाइप हो गया है, डबल टाइप हो गया है। तो इसका जो होता है देखिए यहाँ पे शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह वाट होता है, यहाँ पे वोल्ट की जगह वाट होगा, इसे आप वाट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका वाट होगा बाबू, वाट याद करके रखिएगा। ठीक है, गलती लिखा है, गलती हम लोग को पढ़ना नहीं, एकदम सही पढ़ना, क्या होता है, वाट होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो आपको बताया थे अभी कि NaHCO3 होता है, यानी कि NaH जो CO3 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोज नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग करता ही नहीं है, तो आपका नाम क्या है, उसका नाम है गोल्ड, यानी कि गोल्ड नहीं करता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या चीज़, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। देखिए शुद्ध सोना को व्यक्त किसे कहते हैं, देखिए 24 कैरेट से बाबू व्यक्त किया जाता है, और एक बार हमने गलती से आपको 22 कैरेट बता दिया था। ठीक है, तो उसे सुधार लीजिएगा, मतलब कि गलती से हम गलती हो गया था, बाद में हमको जब बच्चा सब कमेंट किया कि सर 22 होता है, तब हम चेक किए कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि अंतिम में जब बोलते जाया जाता है ना, तो कभी कभी गलत जो है वो भुला जाता है ना, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, उसे 24 कैरेट ही होता है। ठीक है, ये क्योंकि ये 24 कैरेट जो होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, ये हम गलती अपने एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने एक जगह आपको 22 कैरेट बता दिया था, उसे आप सुधार लीजिएगा, 24 कैरेट होगा ना। और काफ़ी बढ़िया ये क्वेश्चन है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति जो होती है वो कितनी होती है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है, जो 0.03% होती है। तो 0.03% कहाँ पे दी गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दी गई है। तो देखिए ये रहा आपका 78 नंबर प्रश्न, यानी कि मॉडल आपका 3 का। अगला देखिए 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। तो H2SO4 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन आपका बी नंबर भी दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है जगह बी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। और यह रहा आपका लास्ट और अंतिम प्रश्न कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह जो होता है वह क्या होता है। तो आपका बिल्कुल से होता है कि बॉन्ड COOH होता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया आपका ऑप्शन बी नंबर भी दिया गया है, तो ये आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह रहा आपका पूरा टोटल मिला करके 80 प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसके हाँ पहले वाला जो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं ना, तो काफ़ी गलती कर रहे हैं। लगातार मॉडल पेपर देखिए, एक को मॉडल पेपर छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और अभी तक इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिले और तैयारी एकदम गजब का, शानदार का, मस्त और जबरदस्त कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह का कमाल की वीडियो के साथ।